नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आप सभी को वीडियोज मेरे पसंद आ रहे हैं, ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हर रोज़ नए नए वीडियोज़ लाने का, कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ और आप केवल थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो और अच्छे से हम कार्य कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी संगीत का परिचय देख रहे हैं, हिंदुस्तानी संगीत का परिचय, और इसके अंतर्गत हम लोग संगीत की पद्धतियों को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे नाद क्या है। ठीक है, नाद क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए विलम्ब ना करते हुए क्लासेस शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि नाद वह मधुर ध्वनि है जो किसी भौतिक वस्तु यानी कि मुख अथवा अन्य किसी पदार्थ से उत्पन्न होती है। ठीक है, नाद वह मधुर ध्वनि है जो किसी भौतिक वस्तु, जो हमारे रहने की परिवेश में, जो हमारे पर्यावरण में पाई जाती है, यानी कि मेरा जो हम सभी का मुख है या कोई अन्य पदार्थ से उत्पन्न होती है, वही क्या है, नाद है। ठीक है, होती है तथा किसी भौतिक माध्यम, अब किसी भौतिक माध्यम जो हमारे परिवेश में पाया जाता है, जैसे कि ठोस, किसी ठोस पदार्थ से, तरल, किसी तरल पदार्थ से अथवा गैस के द्वारा कानों तक पहुंचती है। ठीक है, यानी जो है, जो ध्वनि है, जो नाद है, वो भौतिक माध्यम यानी कि हमारे परिवेश में पाए जाने वाले ठोस, किसी ठोस के माध्यम से या किसी तरल यानी लिक्विड के माध्यम से या किसी गैस के, हवा के माध्यम से हमारे कानों तक, हमारे तक क्या होती है, पहुंचती है। यह प्रक्रिया उस वस्तु में कंपन अथवा आंदोलन से होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, उस पर आपने प्रहार किया तो उसमें कंपन होगी और वह हमारे कानों तक जो ध्वनि सुनाई देती है, वही क्या है, नाद है। किसी तरल पदार्थ में आपने किसी चीज़ से प्रहार किया, उसमें भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे भी कुछ साउंड्स आएंगे और वो भी हमारे कानों तक सुनाई देता है। गैस के माध्यम से भी। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों में जो है कंपन या आंदोलन होता है। ठीक है, ये आंदोलन जब नियमित रूप से होते हैं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि मधुर और संगीत उपयोगी होती है। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी ठोस, तरल, गैस में जब आप कंपन अथवा आंदोलन करते हैं प्रहार के द्वारा, तो उसमें जो आंदोलन होता है और यह जब यह नियमित रूप से होते हैं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि मधुर और संगीत उपयोगी होती है। यानी कि सीधे सीधे ये जान लीजिए कि हमारे संगीत में नियमित, इसमें नियमित और मधुर, ठीक है, ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मधुर ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है और नियमित और मधुर ध्वनि ही क्या होते हैं, संगीत उपयोगी होते हैं, संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। इसी ध्वनि को जो, यानी कि जो नियमित हैं और मधुर हैं, वही, उन्हीं ध्वनि को क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। इसी नाद का प्रयोग हमारे संगीत में होता है। यदि आंदोलन अनियमित हो तो वह कोलाहल युक्त ध्वनि होती है जिनका संगीत में प्रयोग नहीं होता है। कह रहा है कि आंदोलन अगर नियमित है, मधुर है, तो हमारे संगीत में उसका प्रयोग होगा। यही जो है आंदोलन अनियमित हो तो वह कोलाहल युक्त ध्वनि होता है, कोलाहल युक्त जो है साउंड होता है, जिसका संगीत में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, जिसका संगीत में प्रयोग नहीं होता है। सीधे सीधे अब इतना आप जान लीजिए कि नाद जो होता है संगीत में मधुर और नियमित नाद का प्रयोग होता है जो संगीत उपयोगी होते हैं। अमधुर और अनियमित
नाद का प्रयोग हमारे संगीत में नहीं होता है। इतना समझ में आ गया होगा। नाद की परिभाषा, ठीक है, नाद की परिभाषा क्या है? नाद शब्द न और द इन दो अक्षरों से का समुच्चय है, ठीक है। नाद शब्द न और द इन दो अक्षरों का समुच्चय है, यानी कि न और द इन दो अक्षरों से मिलकर हमारा क्या बना है? नाद। न यानी कि नकार, प्राण का, ठीक है, न यानी कि नकार, प्राण का, द यानी कि दकार, अग्नि का द्योतक है, यानी कि अग्नि, प्राण और दकार यानी अग्नि का द्योतक है कौन? नाद, ठीक है। इसलिए प्राण तथा अग्नि के संयोग से उत्पन्न इस समुच्चय को नाद कहते हैं। यानी कि जो हमारा, जब हमें कुछ भी बोलना होता है तो हमारे अग्नि और प्राण वायु एक साथ काम करते हैं, तो जो हमारी अंदर से जो चेतना जगती है, हमारी वॉइस निकलती है, नाद उत्पन्न हम करते हैं, ठीक है, वो तो प्राण तथा अग्नि के संयोग से इस समुच्चय का जो एक निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, ठीक है। नाद के जो है दो प्रकार होते हैं। नाद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो आहत नाद तथा अनाहत नाद। नाद के दो प्रकार है। प्रश्न पूछता है कि नाद के कितने प्रकार हैं? तो एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद, ठीक है। जहाँ आहत नाद दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होती है, वही अनाहत नाद बाहरी निमित्त के बिना साधना द्वारा साध्य है, ठीक है। आहत नाद का संगीत से संबंध है, अनाहत का संगीत में उपयोग नहीं होता है। अब नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। कह रहा है कि अब आहत नाद क्या होता है? तो आहत नाद जो होता है वो तीन तरीके से प्रयोग किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। पहला घर्षण द्वारा, ठीक है, प्रहार द्वारा, और तीसरा हवा द्वारा, ठीक है। इन तीन तरीके से नाद उत्पन्न होता है। यानी कि घर्षण द्वारा, यानी कि जो हमारा वितत्व वाद्य वर्गीकरण में तत्व के अंतर्गत जो वितत्व वाद्य आता है, उसमें जो रगड़ के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, वो घर्षण के द्वारा नाद उत्पन्न होता है। नाद उत्पन्न होने का एक पहला ये है, किसी भी वस्तु पर प्रहार करके नाद उत्पन्न किया जाता है, या किसी भी वस्तु पर हवा द्वारा जो है नाद उत्पन्न किया जाता है। तो इन तीन माध्यमों से आहत नाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आहत नाद दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होता है, ठीक है, रगड़ से उत्पन्न होता है, प्रहार से उत्पन्न होता है। वही अनाहत नाद बाहरी निमित्त के बिना साधना द्वारा साध्य है। यानी कि अब अनाहत नाद ये महसूस करने वाली चीज़ है, और बाहरी निमित्त साधना द्वारा जो है इसको समझा जा सकता है, महसूस किया जाता है, इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आहत नाद का संगीत से संबंध है। अब क्वेश्चन पूछता है संगीत से एक संबंध किस नाद का है, आहत का या अनाहत का? तो आहत नाद का है। अनाहत का संगीत में उपयोग नहीं होता है, अनाहत का संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? आगे देखेंगे आहत नाद, ठीक है। आहत नाद, इस नाद की तीन मुख्य विशेषताएं हैं, तारता, तीव्रता तथा गुण। तारता, तीव्रता तथा गुण। पहला देखते हैं तारता। तारता को कहते हैं नाद का ऊंचा नीचापन। नाद का ऊंचा नीचापन कहते हैं किसको? तारता को। इसी को इंग्लिश में कहते हैं पिच, PITCH, पिच। इंग्लिश में इसको पिच कहते हैं। तारता से तात्पर्य नाद के ऊंचे नीचेपन से है, ठीक है। आ गया। तारता का तात्पर्य यानी कि अर्थ नाद के ऊंचे नीचेपन से है। नाद की तारता ध्वन्योत्पादक वस्तु की आवृत्ति मीन्स की आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि तारता जो है प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या आवृत्ति पर
निर्भर करती है, निर्भर रहती है, ये प्रश्न आता है कि तारता किस पर निर्भर रहती है, तो आवृत्ति या प्रति सेकंड आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, आवृत्ति जितनी कम होगी, ठीक है, आवृत्ति जितनी कम होगी नाद उतना नीचा होगा, तथा आवृत्ति जितनी अधिक होगी नाद उतना ऊंचा होगा। इसी को कहते हैं नाद का ऊंचा नीचापन। यानी कि आंदोलन जितनी कम होगी, यानी कि किसी वस्तु पर अगर आप धीरे से चोट पहुंचाएं, ठीक है, और अब उससे जो उत्पन्न होने वाली जो नाद होगी वो निचली अवस्था में होगी। ठीक है, और अगर आवृत्ति जितनी अधिक होगी, जितनी जल्दी वो कर, जितनी तेज से, यानी कि जितना ऊपर हाथ उठा के किसी चीज़ पे प्रहार करते हैं उतनी ज़्यादा जो है ऊंचा नाद उत्पन्न होगा, और किसी वस्तु पर धीरे से अगर प्रहार करते हैं तो वो नीचा होगा, लेकिन जोर से करते हैं तो वो ऊंचा नाद उत्पन्न होगा। जैसे सा की आंदोलन संख्या 240 है, रे की 270, अतः सा से रे की आवृत्ति यानी कि आंदोलन अधिक होने से रे की ध्वनि सा से ऊंची है। ठीक है, तथा सा की आवृत्ति रे से कम होने के कारण रे की 200, अतः सा से रे की आवृत्ति अधिक होने से रे की ध्वनि से सा से ऊंचा है, तथा सा की आवृत्ति रे से कम होने के कारण सा का नाद रे के नाद से नीचा है। ठीक है, यानी कह रहा है कि सा का आंदोलन संख्या है वो 240 है, रे का जो है वो 270 है। सा जो है इसकी आवृत्ति रे से कम है, और रे की आवृत्ति यानी कि प्रति सेकंड आंदोलन संख्या सा से ज़्यादा है, इसलिए जो है सा जो है नाद रे के नाद से नीचा है और रे का नाद सा के नाद से ऊंचा है। संगीत में लगभग 60 आवृत्ति से लेकर 4000 तक की आंदोलन संख्या के नाद का प्रयोग की ही संभव है। कह रहा है कि संगीत में जो है हमारे वो लगभग 60 आवृत्ति है ना, 60 आवृत्ति का कम से कम हम ध्वनि को हम सुन सकते हैं, और 4000 अधिक से अधिक 4000 तक की आंदोलन संख्या का नाद जो है वो का प्रयोग ही संभव है। आगे कहता है कि तीव्रता से तात्पर्य, तीव्रता को क्या कहते हैं, तो तीव्रता को ही कहते हैं क्या, नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंटेंसिटी। तीव्रता को प्रश्न पूछता है तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंटेंसिटी, और तीव्रता को और किस नाम से जानते हैं, नाद का छोटा बड़ापन। ठीक है, तीव्रता से तात्पर्य नाद के छोटे बड़ेपन अथवा उसके धीमा और तेज होने से है। तीव्रता से तात्पर्य नाद के छोटे बड़ेपन से है अथवा उसके धीमा और तेज होने से है। ठीक है, यह विशेषता नाद उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करती है। यानी कि अब जितना धीरे से किसी वस्तु पर प्रहार करेंगे जो नाद होगा वो कम दूरी तक सुनाई देगा, लेकिन अगर बहुत बल प्रयोग करके अगर किसी वस्तु पर प्रहार करते हैं तो नाद होगा वो काफ़ी दूर तक सुनाई देगा। यही नाद का छोटापन और बड़ापन है। आगे कह रहा है कि यदि किसी तार अथवा तबले के पूड़ी पर धीमे से आघात करें तो वह नाद अल्प दूरी तक सुनाई देगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी तार पर, मान लीजिए तानपुरे के तार पर या तबले की पूड़ी जो होती है उस पर अगर धीमे से आघात किया जाए तो नाद कुछ दूरी तक सुनाई देगा, परंतु यदि इस पर जोर से आघात करें, अगर तेज से आघात करें अथवा कंठ से बलपूर्वक ध्वनि को अगर उत्पन्न करने का प्रयत्न करें तो वह नाद अधिक दूरी तक सुनाई देगा। यही नाद की क्या है, तीव्रता है। ठीक है ना, और तीव्रता जो है ये किस पर निर्भर करती है, कंप विस्तार पर। ठीक है ना, कंप विस्तार पर। ये पूछता है प्रश्न कि
तारता किस पे, तो प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या आवृत्ति पर, और तीव्रता जो है किस पे, कंप विस्तार पर। यानी कि किसी वस्तु का अगर विस्तार थोड़ी दूरी पर हो रहा है तो नाद जो होगा वो थोड़े दूर तक सुनाई देगा, लेकिन अगर उसका विस्तार काफ़ी लंबा है तो वो नाद जो है बड़ा उत्पन्न होगा और काफ़ी दूरी तक सुनाई देगा। गुण। नाद की उत्पत्ति के अनेक माध्यम हैं। विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न जो भिन्न भिन्न रूप से ध्वनि ग्रहण करती है, भिन्न भिन्न रूप से ध्वनि ग्रहण करती है। नाद की उत्पत्ति के अनेक माध्यम है। विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न जो विभिन्न भिन्न रूप ध्वनि ग्रहण करती है उसे नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि नाद के जो उत्पन्न करने का जो माध्यम है वो विभिन्न प्रकार का है। अनेक प्रकार से नाद उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। अब विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न जो भिन्न भिन्न रूप, अब अलग अलग जगहों पर कैसे कैसे नाद उत्पन्न हो रहे हैं ये हम सुन के पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये जो नाद उत्पन्न हो रहा है वो तबले का है, ढोलक का है, हारमोनियम का है, बाइक का है, स्कूटी का है, जहाज उड़ रहा है, गाड़ियाँ में कौन सी गाड़ी चल रही है, हमारा दोस्त आ रहा है या कौन आ रहा है, तो ये सब कुछ जो है नाद की गुण के कारण ही होता है। इसको नाद की जाति भी बोलते हैं, नाद की जाति या गुण। इसी के कारण ऐसा संभव है। नाद के इस गुण से यह मालूम होता है कि उत्पन्न नाद किसी वाद्य विशेष का है अथवा किसी व्यक्ति विशेष के कंठ का। अभी जैसा मैंने बोला कि जब नाद की जाति या गुण के माध्यम से ही, इसी गुण से यह पता हम कर पाते हैं कि उत्पन्न जो नाद है वो किसी वाद्य यंत्र का है। अगर वाद्य यंत्र का है तो किस वाद्य यंत्र का है, अथवा किसी व्यक्ति विशेष के कंठ का है, उसको हम जान लेते हैं सुन के ही कि ये फला व्यक्ति है जो है जिसकी आवाज़ ये है। माध्यम की यह विभिन्नता ही नाद की जाति है। अब ये जो माध्यम है उसमें जो अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं यही नाद की क्या होती है, जाति होती है। ठीक है। अब जो है इसमें नाद की जाति या गुण में 3 कारणों से जो अंतर आता है वो है संख्या, ठीक है, क्रम और प्रबलता। ये संख्या, क्रम, प्रबलता। अनाहत नाद। इस नाद का संबंध केवल मानव देह से है, बाह्य उपकरणों यथा वाद्यों इत्यादि से नहीं है। ठीक है। यानी कि इस नाद का केवल, अनाहत नाद का संबंध केवल मानव देह से है। इसको हम महसूस करते हैं। और कैसे महसूस कर सकते हैं, तो साधना के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। हमारे विद्वानों ने कहा है कि आप दोनों आँखों और कान को बंद करेंगे तो आपको सन की आवाज़ सुनाई देगी, साएँ साएँ की आवाज़ जो आएगी, इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा अनाहत नाद जो है ऐसा होता होगा जिस समय हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और ये सृष्टि में क्या है क्या नहीं है, और हम एक ध्यान में चले जाते हैं जहाँ हमें अनाहत नाद की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए कि हमारे समस्त सृष्टि में जो है अनाहत नाद किसी न किसी प्रकार से उपस्थित है, जिसपे हम आहत करके आहत नाद को उत्पन्न करते हैं इत्यादि। नहीं, यह नाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है और उसका स्वरूप भी ईश्वर प्राप्ति का साधन है अनाहत नाद, इसलिए इसे ब्रह्म रूप भी कहा गया है। योगी जन कठोर योग साधना द्वारा इसकी प्राप्ति करते हैं तथा नित्य श्रवण करने से में समर्थ होते हैं। यह अजन्मा तथा स्वयंभू है, यह स्वयं जन्मा हुआ है, किसी के माध्यम से ये जन्म इसका नहीं होता है। यानी कि हम जैसे आहत नाद में अलग अलग वस्तुओं को प्रहार के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जो उत्पन्न करते हैं नाद, ऐसा इसमें नहीं है। ये स्वतः उत्पन्न होने वाली चीज़ है, स्वयंभू है, संगीत में इसका उपयोग नहीं होता है। कैसा लगा आज का क्लास ये ज़रूर बताइएगा। आज के प्रश्न का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके देंगे कि नाद के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिएगा। आहत नाद की मुख्यतः कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है। नाद की तीव्रता तथा तारता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइएगा। अनाहत नाद का श्रवण कौन कर सकता है इसके भी बारे में बताइएगा। क्या अनाहत नाद संगीत उपयोगी है। ये सारे प्रश्नों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। ठीक है। कैसा लगा आज का क्लास
इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि पंडित अहोबल जी हैं, ठीक है, पंडित अहोबल जी ये मानते हैं कि मानव शरीर में नाद उत्पत्ति के मुख्य 5 स्थान माने गए हैं। वो हैं नाभि, ठीक है, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख। पंडित अहोबल जी ये कहते हैं कि नाद उत्पत्ति के, मानव शरीर में नाद उत्पत्ति के 5 स्थान हैं। वो है, पहले नाद जो है नाभि से उठता है, हृदय में आता है, कंठ में आता है और मस्तक में जाता है और फिर मुख के माध्यम से हम व्यक्त कर पाते हैं नाद को, ऐसा पंडित अहोबल जी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से पाणिनि जी कहते हैं, ठीक है, पाणिनि जी कहते हैं कि यह स्थान 8 हैं। तो वो कौन कौन से हैं? हृदय है, कंठ है, जिह्वा है, ठीक है, मूर्धा है, दांत है, नाक है, होंठ है और तालु है। इस 8 प्रकार से पाणिनि जी प्रश्न आता है कि अहोबल जी ने कितने प्रकार से नाद उत्पत्ति का कितने स्थान से मानते हैं? तो 5 स्थान से। कौन कौन? तो नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक, मुख। पाणिनि जी जो है नाद उत्पत्ति के कितने स्थान मानते हैं? तो 8 मानते हैं। हृदय, कंठ, मस्तक, जिह्वा, मूर्धा, दांत, नाक, होठ, तालु। तो इतना जरूर नोट्स में अपने बनाइएगा। साथ ही जो है नाद जो है 5 प्रकार से माना गया है, ठीक है ना, 5 प्रकार से। अब सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, कैसे कैसे बांटा गया इसको? तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट और कृत्रिम, 5 प्रकार का नाद माना जाता है। तो सूक्ष्म नाद जो है ये कहाँ विद्यमान है? तो यह हमारे नाभि कमल में स्थिर रहता है। सूक्ष्म नाद कहाँ रहता है? हमारे नाभि कमल में स्थित रहता है। और जो हमारे नाभि कमल में स्थित नाद है, ठीक है ना, सूक्ष्म नाद, यही क्या है? अनाहत नाद है। जब हमें किसी बात को व्यक्त करना होता है तो हमारा जो है नाभि से उठता हुआ नाद धीरे धीरे करके हमारे मुख तक आता है। मुख से हम नाद को व्यक्त करते हैं। तो सूक्ष्म नाद जो है ये कहाँ विद्यमान है, स्थित है? तो हमारे नाभि कमल में स्थित है। और फिर आता है अति सूक्ष्म नाद। तो यह जो है हमारे हृदय में होता है। और पुष्ट जो नाद होता है इसको हम व्यक्त नाद भी कहते हैं, व्यक्त नाद कहते हैं। यह कंठ में होता है। और अपुष्ट नाद को हम अव्यक्त नाद कहते हैं, यह तालु में हमारे रहता है। और कृत्रिम नाद जो है ये हमारे मुख में होता है। हम मुख के माध्यम से चीज़ों को, नाद को व्यक्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।